पे जाके ना जरा सर, जो आप बार बार देते थे ना कि आपने एग्जाम अपने पेशेंट की मैनेजमेंट के साथ स्टिक रहना है, तो सर बस मैंने यही किया था। बस करो, अल्लाह ने फजल किया। हाँ जी सर, अल्लाह का बहुत करम है सर। मेरा भी 25 नवंबर को हुआ है पास सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, आप थैंक हैं यू कहाँ से? कराची में? सर। मैं निश्तर से हूँ, निश्तर मुल्तान से। ओ, तुम तो फिर मेरी निश्तेरियन बहन हो। जी सर। मैं खुद सर मैंने निश्ते आपसे पूछना था सर, ये आईवीएफ सेंटर में आते हैं आप, जो आपने निश्तर रोड पे बनाया हुआ है? जी, वहां मैं तो नहीं जाता, मेरा बेटा हारून जाता है। सर वीकेंड पे जाते हैं, कैसे जाते हैं सर? वो वंस ए मंथ जाता है, फिक्स नहीं है, लेकिन वो जी जी जाता है तो वहां मरीज भी देखता है। लास्ट जी फ्राइडे जाते हैं सर, लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे को जाते हैं। ठीक है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी बात जो क्लियर हो गया, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। थैंक यू सो मच। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कराची से हो? जी जी, सर मैं कराची से हूँ, जिनाह हॉस्पिटल से। मैं आप और डॉक्टर बकुल से सुनती थी कि मेरे 4 महीने बस सिर्फ आप ही को सुन रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चलो, आप पास हुई। आपका नाम देख के मुझे ख्याल आता है आपकी क्लासेस अटेंड की। मेरा मेरा नाम पूर्वी है सर, पूर्वी। सर डॉक्टर सपना कुमारी का पूछें। हाँ, वो पास हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सपना ओ सर, अनफॉर्चुनेटली मैं पास नहीं हुई। क्या हो गया है? तुम तो इतना रेगुलरली अटेंड करते हो, व्हाट वेंट रॉन्ग? तुम अपना केस प्रेजेंट करो अगली दफा। यस सर। तो इम्तिहान में था ना, वो प्रेजेंट कीजिए आप। इमरान, जी सर, जी खैर, सर। मैं अपने सेक्रेटरी सर इमरान। मेरा ऑप्स का केस पास हो गया, जीडीएम का, लेकिन जो है ना गायनी का केस पास नहीं हो सका। चलो, जो नहीं पास हुआ ना उसमें बताइए वो केस क्या था, फिर देखेंगे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम। ये तो दूसरी दफा आप मुझे बता रही। जब मैंने शुरू किया पढ़ाना, मेरा रजिस्ट्रार कोई फेल ही नहीं होता था, नेवर, फॉर इयर्स। तो सर मेरी थ्योरी एक्सपायर हो गई है, मुझे थ्योरी देनी है दोबारा, मेरा 3rd अब अटेम्प्ट था। दूसरी दफा फेल हुई है तो पहली दफा तो मैं मान लेता, लेकिन कुछ नो सर, मेरी मेरी थ्योरी एक्सपायर हो गई है, मुझे दोबारा थ्योरी देनी है। 3rd अटेम्प्ट था मेरा ये। आई एम सो सॉरी, लेकिन डोंट गिव इट अप, दीजिए थ्योरी पास। यस सर, फैब के लिए मैंने अप्लाई किया है अभी दोबारा। पास करके आइए तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो आपका अस्सलाम सर। पूछता रहा, आप नहीं भी सर पूछते। मैंने ये जी पूछना था, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर जब तक? जी जी, जरूर पूछिए, क्यों नहीं पूछिए। सर एक पेशेंट हिस्ट्री ली थी मैंने। उस पेशेंट का इस तरह से था कि उसके पहले जो थे, अभी वो ग्रेविडा 4 है, और 2 उसके 2 मंथ के अबॉर्शन थे। 3rd बेबी पे उसकी जो है एंटीनेटल एज सच ठीक नहीं हुआ था, और जब बेबी डिलीवर हुआ थ्रू सिजेरियन सेक्शन हुआ था, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इसको बताया गया था। और सर उसकी कार्डिक एनोमली आ गई थी, बच्चे की डिलीवरी के बाद पता चला था, और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी 1 मंथ के बाद, बेबी की न्यूनेटल जी डेथ थी। सर अभी जी 4th बेबी है, इस पर भी इसको एनोमली बताई है 19 वीक पे, और इसको ये बताया गया है कि अब बच्चे के पाँव नहीं बने। यस सर। तो और साथ में ये बताया गया कि प्रीवियस स्कार पे प्लेसेंटा आपका एडहेरेंट है, तो ये किसी मतलब गांव वगैरह से अभी यहाँ पे टर्शरी केयर में भेजी गई है ना। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि तो उन्होंने इसे ये कहा है कि आप जब फर्दर थोड़ा सा बेबी ग्रो करे फिर इसको हम अबॉर्ट करवाएंगे, जो हॉस्पिटल में प्लान बताया गया है। ना, थोड़ा सा ग्रो करे तो फिर बोर्ड कराएगा, क्या मतलब? इसको तो अबॉर्ट भी जल्दी करवाना चाहिए, ये सच ऐसे समझ नहीं आ रहा था। और सर ये गायनी का केस बन रहा है, क्योंकि ऑप्स का तो नहीं बन रहा, 24 वीक नहीं हुए अभी तक इसको। चलो, वो तो कोई बात नहीं, हम ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उस पर बहस नहीं करेंगे हम
कि ये ऑब्स्टेटिक का केस है कि गायनी का केस है, चूंकि 19 वीक्स पे है, गायनी का हो गया, ऑब्स्टेटिक का नहीं। इनने ऐसा नहीं कर दिया, लेकिन हमें तो इसकी मैनेजमेंट जानना है। तो इसकी मैनेजमेंट में ये है कि शी इज ग्रेविडा 1+2, और जो एक था वो भी नियोनेटल डेथ होगी बिकॉज ऑफ अनोमलीज, और वो सिजेरियन सेक्शन हुआ। अब 19 वीक्स पे नॉर्मली आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। नॉर्मली जो डिटेक्ट हुई है वो उसके पाँव नहीं है। अब जिसके पाँव नहीं है या हाथ नहीं है वो फेटल अनोमली नहीं है, उससे बच्चा मरेगा नहीं। तो आपका पहला एम्फेसिस ये हो कि जी इस बच्चे की मैं डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, इफ नीड बी नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है पीटी वो करवाऊंगी, ताकि देखने को कि इसमें क्रोमोसोमल अनोमली तो नहीं है। नॉर्मली 13, 18, 21 ट्राइसोमी होती है, उनमें से तो नहीं है। इस तरह के नाम लें ताकि टेक्निकल एग्जामिनर को पता चले कि आप ऐसे ही नहीं बोल रही, आपको पता है। तो मैं इसकी NIPT करवाऊंगी, और यहाँ पे वो उसका ब्रांड नेम है हार्मोनी टेस्ट। तो हार्मोनी टेस्ट करवा के इसकी क्रोमोसोमल एनोमलीज निकालूंगी। अगर कोई क्रोमोसोमल एनोमली नहीं है, डेवलपमेंटल, ये फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो गया, उसके पाँव नहीं है, तो इट इज वायबल प्रेगनेंसी, baby can live and survive normally, work normally. So I'll like to continue it and deliver at or near term previous one section है, फिर उसकी मैनेजमेंट आ जाएगी, previous one section की क्या मैनेजमेंट होगी। लेकिन अगर हार्मोनी टेस्ट या NIPT टेस्ट नॉर्मल है, फिर यहाँ से शुरू करेंगी आप कि मैं पेशेंट को काउंसल करूंगी कि क्या क्रोमोसोमल एनोमली है, उसका क्या आउटकम, और फिर उसके मुताबिक, एक मिनट मुझे खत्म कर दें, फिर उसके मुताबिक अगर पेशेंट कहता है कि मुझे ये एनोमलस बेबी नहीं चाहिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। शी इज अ केस ऑफ प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन और एनोमलस बेबी। तो फिर आप उससे बहस आगे चलाएगी कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि बिकॉज प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन कैन बी डिलीवर्ड वजाइनली, तो मैं उसकी टर्मिनेशन वजाइनली करूंगी बाय इंडक्शन ऑफ लेबर पेन्स और यूट्राइन कंट्रैक्शन, और दूसरी आप कह सकते हैं इन व्यू ऑफ पास्ट हिस्ट्री सारा कुछ, उसकी हिस्टोटमी करूंगी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा सकती है, और फिर अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन। जी मैंने बात पूरी कर ली, अब आप बोलिए। ओके, थैंक यू सर। बस सर यही मैंने पूछना था। और सर मैंने ये आपको बताया था कि मैं मतलब मैंने थ्योरी का एग्जाम दिया था, बहुत शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया था। लेकिन मैंने आपके जो लेक्चर सुने थे उनके मैंने लॉन्ग केस इसलिए प्रिपेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि अक्टूबर में मेरा था, जस्ट 12 डेज मुझे मिले थे। और सर मेरा गायनी का जो केस था वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, लेकिन जो एग्जामिनर्स के क्वेश्चन थे वो इस तरह से थे, मुझे लग रहा था कि मैं पास नहीं होंगी। और इसीलिए मेरा जो 1 आवर का गैप था ना, तो उसमें मैं ये समझ के बैठी थी कि मैं गायनी में फेल हूँ। अब ऑफ्स में मैंने बस ये देखना है कि एग्जामिनर के क्वेश्चन कलेक्ट हो, मतलब मैंने मेंटली अपने आप को फेल कंसिडर कर लिया था। और जो था मैं ऑप्स में मैं ठीक से परफॉर्म ना वैसे हिस्ट्री ले सकी, ना उस तरह से एग्जामिन कर सकी। तो वो ऑप्स तो मुझे कंफर्म था कि वो फेल ही फेल है। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे गायनी में अच्छे मार्क्स थे और मेरा टॉक्स भी पास था। मैं आपको यहीं रुकिए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। अप्रैल में मैट्रिक का इम्तिहान होता था, हम दिसंबर में कोर्स पूरा करके पूरे 2-3 महीने इम्तिहान ही प्रैक्टिस करते रहते थे स्कूल में। एक हफ्ता इम्तिहान होता था, एक हफ्ता पर्चे हमारे डिस्कस होते थे वगैरह वगैरह। एक दफा हमारा क्लास टीचर आए तो पेपर बांटने से पहले पेपर मार्क करके बांटते थे ताकि आपको पता चले गलतियां क्या है। बांटने से पहले कहने लगे वो लड़के खड़े हो जाए जो सोचते हैं कि वो फेल हैं। 2 लड़के खड़े हो गए कि they thought they had failed।
उन्हें पर्चे बांटने से पहले इतना सख्त उनको डांटा कि खबरदार, इम्तिहान पूरी तैयारी से दो, अच्छा हो बुरा हो, इस देख ये समझो कि तुम पास हो। नेवर हैव नेगेटिव व्यू अबाउट द एग्जामिनेशन। तो ये आपको मैंने कहानी इसलिए सुना दी, आपने सोचा मेरा गायनी का इम्तिहान खराब हुआ है तो आपने दिल से स्टडीज का पर्चा वो प्रैक्टिकल ना दिया, वो उल्ट हो गया। गायनी में आप पास अच्छे नंबरों से और अब स्टडीज। सो फॉर ऑल ऑफ यू जितने भी आप सुन रहे हैं कि आप इम्तिहान पूरी तैयारी से दो। इम्तिहान में कोई एग्जामिनर आपसे नाराज हो गया, कोई कहता कि ये क्या तुमने गलत जवाब दिया है, यहाँ तक कह देता है, हालांकि एग्जामिनर को इजाजत नहीं गलत सही कहने की, लेकिन वो कह देता है कि यू आर रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक दिस। तो फिर भी आप ये समझिए कि आप पास हैं आखिर यस तक। सर, थैंक यू सर। मैंने इसीलिए ये डिस्कस किया कि बाकी सबको भी एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि इस तरह से सिचुएशन हो सकती है, तो खुद को इस तरह से डिमोरल ना करें, इसीलिए सर। हाँ बिल्कुल नहीं, आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। बिल्कुल ना सोचो कि आप फेल हो रहे हो, आप पास हो रहे हो। लेकिन बल्कि सर इट वाज ट्रू, मैंने सच बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ आपके लेक्चर्स अटेंड किए थे और मैंने वही वहाँ पे जस्टिफिकेशंस बताई। और मतलब एग्जैक्टली सेम जिस तरह से आप कहते हैं कि केस को लेकर चलें, स्टिक रहें अपने केस पर। और मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं मांगी थी, पर उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपने थायराइड क्यों नहीं करवाया। मैंने सिंपल यही बता दिया कि उसको सिम्टम्स नहीं थे, मतलब इस तरह की काफ़ी। तो सर यही मतलब आपके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच सर। चलो जी, थैंक यू। एनीवे कीप इट अप, डोंट गेट डिसहार्टेड। तो इंशाल्लाह आपने बात बिल्कुल सही की, मैं दोहरा देता हूँ। जो केस है उसको बस आपने आगे ले जाना है, अपना इल्म मत बिगाड़ें, सब्जेक्ट कभी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन मत ऐड करें। वो केस को, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, गायनी का केस आपने, उसकी सर्जरी है तो सर्जरी करके कंप्लीट उसको पोस्ट ऑप देख के घर भेजना है। और अगर ऑब्स्टेट्रिक्स का है डिलीवर करके बच्चा माँ दोनों को घर भेजना है, फिर आप पास हैं। अगर आधे रास्ते में रह गए फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है पास होने की। सो कीप इट अप। लेकिन आज का केस किसने प्रेजेंट करना है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जी, क्या नाम क्या है जी आपका? डॉक्टर मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा? सर डॉक्टर मुनज़्ज़ा। फिर मैं समझ नहीं जी रहा सर। आपका। नहीं, फिर बोलिए नाम। मुनज़्ज़ा नहीं तो क्या है? सर आवाज नहीं आई? डॉक्टर मुनज़्ज़ा सर। मुनज़्ज़ा ही है ना? नहीं सर, मुनज़्ज़ा ही है, मुनज़्ज़ा निसार। हाँ जी मुनज़्ज़ा निसार। आप कहाँ हैं? सर, आवाज आ रही है आपको ठीक तरह? आप कहाँ हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा निसार? सर मैं लेडी विलिंगटन से हूँ सर, मैंने लास्ट वीक भी आपको प्रेजेंट किया। आप सर लाहौर से हूँ मैं सर। लेडी विलिंगटन तो एक जमाने में प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, हर कोई यहीं से ट्रेन होके जाता था। चल जी सर। सर लास्ट वीक भी मैंने आपको दोबारा आ प्रेजेंट गई किया था। कि दूसरों को भी चांस दो बाबा। चलो खैर, आज तो फिर आप बोलिए। जी सर। सर मिसेस सोनिया, wife of Mr. Amir, 35 years of age, married for 8 years, non-consensuous marriage and first marriage of both partners. Blood group not known by the patient. She is resident of Nishat town, which is 45 minutes away from the Index Hospital. She is educated till 8th grade and she is housewife. She is gravid of 4, para 3, with no miscarriage. जी Previous 3 lower segment cesarean sections, and last child born 1.5 years back. Her last menstrual period is on 4th of April 2021, making her expected date of delivery 11th of January 2022, and duration of pregnancy 34 weeks and 2 days. She is admitted via emergency of services hospital with a complaint of decreased fetal movements for 1 day.
My patient had a planned spontaneous conception during her regular menstrual cycle, which she confirmed on urine pregnancy test at home, 5 days overdue her periods. Later on, after 2 weeks, she went to a nearby clinic where her ultrasound scan was done, and she was told about single alive intrauterine pregnancy, but no blood or urine investigations were done during her first visit. She was prescribed folic acid, but she never took them. No history of excessive nausea, vomiting, fever, flu, rash, or bleeding in the first trimester. She perceived normal fetal movements during her fifth month of gestation, which she can correlate with the calendar month of September, end of September. She was prescribed Hematinics, which, according to her, she took regularly and separately. She was told how to take them by the clinician in the private setup. Her blood pressure was checked during her regular visits, and she was reassured about normal blood pressure. Her oral glucose tolerance test was not performed throughout her pregnancy. No history of pervaginal bleeding, leaking, or discharge throughout her pregnancy. And according to her, the growth of her abdomen was normal. My patient does not give any history of shortness of breath, easy fatigability, or any raised blood pressure or signs of hyperglycemia. During her seventh month of gestation, she had first episode of decreased fetal movements. For that, she went to the clinic where she had her regular visits. She went there, and she was treated with some IV hydration drips and some medications, which she cannot tell the names of the medications exactly. Her second episode of decreased fetal movements was also second and third episodes were also during her seventh month of gestation, and they were treated in the same manner in the private clinic. Some drips were given to her, and her ultrasound was done once during her seventh month. And apart from that, no other investigations or medications were given to her, and steroid cover was not given in that setup. During her fourth episode, which was 2 days ago, she presented at emergency of the services hospital with the complaint of decreased fetal movements from the since last night she had only 3 to 4 movements. For this complaint, she was admitted in the hospital, and her baseline investigations were done. Her urine and blood investigations, her ultrasound scan was done, and she was advised about a Doppler ultrasound and also a consultant scan from some private setup, which she cannot afford because of the some affordability issue. She has not done the scan. Now she has been given plan of fetal kick count chart and monitoring with the ultrasound, but further plan of management and delivery is not discussed with her. Regarding her obstetric history, her first baby is the boy which was delivered in 2014 at a private clinic in Sheikhupura at 8th month of gestation. It was a lower segment saline section due to raised blood pressure and IUGR baby. Along with that, oligohydramnios and IUGR baby in that pregnancy. And throughout that pregnancy, from 7th month of that pregnancy, she took tablet Eldomet, 1 tablet 3 times a day. No intrapartum or postpartum complication was reported by the patient in this pregnancy. Her second pregnancy was in 2016. It's also a male baby which was delivered by a lower segment saline section at term at the same private clinic in Sheikhupura. During this pregnancy, patient complained of anemia in pregnancy, and she had 1 blood transfusion and some IV iron transfusions. And according to her, her symptoms were relieved of anemia were relieved in that pregnancy. Her third pregnancy was in 2020. It was also ended up in lower segment saline section at 8th month of gestation due to intrauterine growth retarded baby. It was also done in the private clinic in Lahore. It's a female baby. All of the 3 babies are alive, healthy, breastfed, and vaccinated. Regarding her gynecological history, she had regular menstrual cycles as menarche of 8 by 28 days with no intermenstrual postcoital bleeding or dysmenorrhea, dyspareunia. She never practiced any contraception.
जी सर। ओके डॉक्टर जी विल जी सर। आप यहीं रुक जाइए, हिस्ट्री खत्म हो गई जी है, सर। जी रुक जी। आप मुझे सिर्फ इस पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री की समरी बताइए। Sir, ये my patient presented with the complaint of decreased fetal movements, which is her fourth episode of decreased fetal movements in the last 2 months. And for this complaint, she presented in emergency of services hospital. According to the patient, she has only 3 to 4 movements in the last since night. And here, for that, she is admitted. Fetal kick count chart is given to her. Her ultrasound scan is done, but Doppler and repeat scan is not done yet. And but my patient does not ठीक हो give any गया, शी history of इज any गॉट raised blood pressure. जी sir. जी। और इसकी प्रैक्टिकल हिस्ट्री क्या है? Sir, obstetric history में sir, she is previous 3. First baby was delivered via lower segment cesarean section because of IUGR and oligo and raised blood pressure in first pregnancy only. First pregnancy where she was taking Eldomet 3 times a day from 7th month onward. And it was delivered at 8th month. And her second pregnancy it was delivered at term, and according to that, the patient in this pregnancy there is no complaint of any hypertension or diabetes, but there was anemia which was managed with blood transfusion. Baby was delivered at term, and in this pregnancy no IUGR and oligo was reported. But third pregnancy again the baby was IUGR, delivered at 8th month of gestation. डॉक्टर मनजा आप फेल हो चुकी हैं, बहुत पहले फेल हो चुकी है सर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर यही मेरा केस था, अभी जो मैं वाइवा में अपेयर हुई हूँ ना, अभी 2 हफ्ते पहले तो सर इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट किया है कि तो मुझे वाकई देख लीजिए, ये मुझे नहीं पता कि आपने ये केस इम्तिहान में था और इस पे फेल हुई हैं। मैंने आपको फेल कर दिया, देख लिया ना। कोई कमजोरी होगी ना, जी सर। कोई कमी है ना, जी सर। कमी बड़ी ग्रॉस है आपकी। जी ग्रॉस कमी ये है कि ये पेशेंट है ग्रेविडा 4 पैरा 3 प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन, और अब ग्रेविडा 4 में जैसा आपने कहा शी इज एडमिटेड विद रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स। जी सर। बस ये है केस। जी सर। मैं दोहराता हूँ, जी ये is gravida 4 para 3 previous 3 cesarean sections, जी and सर। now fourth pregnancy, she is at 34 weeks pregnancy, admitted with reduced fetal movements. जी सर। मैं सही कहा अब तक? जी बिल्कुल सर, यही है। जी सर। ऐसा ही है। अब इसमें आपने फिल इन करना है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। पहले तो प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शंस है इसके, जी आपने कहना है अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शंस। आपने ये लफ्ज नहीं बोला, ठीक है सर। ये लफ्ज बड़ा जरूरी है कि उसके 3 सिजेरियन सेक्शन हुए, तीनों अनकॉम्प्लिकेटेड। फिर जी दूसरा उसमें कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUGR आप कह रही हैं लफ्ज, मैंने मान लिया उसको। जब जी IUGR की हिस्ट्री है, आपने जो तीनों में एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन का लफ्ज जरूरी था, दूसरा बेबीज एट बर्थ वेट कितना था, फिर ही जी कंफर्म सर। होता है कि वो वाकई IUGR था कि नहीं था। आपने नहीं बताया, जी आपने नहीं at birth the baby's weight normally 2.5 kg या 3 kg या जितना भी है, या ईच का वजन है। ओके ये तो क्रॉस, फिर ही हमें पता। सिर्फ ये कह देना कि मेरा 34 वीक्स में सिजेरियन सेक्शन हो गया था, कोई जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग इन डेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो
और वो कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं उस कॉम्प्लिकेशन में IUGR था। लेकिन अगर आपने वजन बोला होता, all 3 babies were 1 kg और 1.5 kg, फिर मैं मानता आपकी बात। ये जी सर। तरह से कहना चाहिए था। जो जब भी आप सेक्शन का रेफरेंस दें तो उसमें बेबी पहले तो कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड सेक्शन बोले, ऑल अनकॉम्प्लिकेटेड, और दूसरा बोले बेबी का वेट, फिर उससे अंदाजा होगा वो एट टर्म हुआ 34 वीक्स पे हुआ थी। फिर तीसरा आपने ब्रीफली बताया, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ नहीं बोला गया कि the only complication was she had hypertension during first pregnancy. जी सर। बाकी और कोई उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक्सेप्ट कि उसको फील हुआ कि रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स। ये तो पास्ट हिस्ट्री का मैं फिर दोहरा देता हूँ। और पास्ट हिस्ट्री said कि she is para 3, all 3 cesarean sections, they were uncomplicated, and the baby weights were this, and the only complication was blood pressure during first pregnancy and anemia during second pregnancy. Second pregnancy में आपने बार बार 2 दफा बोल दिया कि patient had blood transfusion. जी आपने यही बोला साथ। जी सर। हालांकि एनीमिया की मैनेजमेंट इज नॉट ट्रांसफ्यूजन। जो फैक्टर जनरली आयरन डेफिशिएंसी होती है उसकी रिप्लेसमेंट एनीमिया की ट्रीटमेंट है, वो तो बोली नहीं आपने। आपने इस तरह से बोला होता ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी शी हैड एनीमिया फॉर व्हिच शी हैड ट्रांसफ्यूजन एंड आयरन ओरल और पेरेंटल। ये लफ्ज बोलना जरूरी था टू कंफर्म कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था। जी सर। तो ये आपकी कमजोरी हो गई। तीसरा जो बहुत बड़ी कमजोरी थी आपके केस में कि वो 2-3 दफा पेश हुई पेशेंट रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, आपने ये बोल दिया। बल्कि बड़े स्ट्रांगली बोला आपने कि जब दाखिल हुई प्रीवियस नाइट 3-4 मूवमेंट्स हुई थी। जी मैंने इस पे आपको फेल किया, बाकी बातें कमजोरी थी लेकिन इस पे फेल किया। तो 3-4 फीटल मूवमेंट्स इज नो इंडिकेशन कि वो उसकी रिडक्शन है कि काउंट में कि नहीं है, अनलेस ये नॉर्मल भी हो सकता है 3-4 दफा। सोते में तो पेशेंट सोता है उसको पता ही नहीं चलता। तो आपको कहना ही चाहिए था she had not kept kick chart। ये इससे पता चलता है कि वो जो रिड्यूस फीटल मूवमेंट के साथ दाखिल होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उसके पास किक चार्ट ही नहीं तो ये जो कहती है मेरे 3-4 दफा बच्चा हरकत करता है, डजंट मैटर, क्योंकि जो किक चार्ट है उसमें कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि 1 घंटे में इतनी दफा मूव करे। इट इज रिलेटिव कि कल 10 दफा था आज 5 दफा है, या कल इतना था आज इतना है। इट इज कंपैरेटिव। कोई किसी फिक्स नहीं कर सकते किसी का बच्चा 10 दफा मूव किया है तो वो कम है, या किसी का बच्चा 20 दफा मूव किया है वो ज्यादा है। नो, रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। तो आपको कहना चाहिए था कि इस पेशेंट का हर सब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव feeling the baby is moving less but she has not kept kick chart। जी सर। तो ये कितनी सारी बातें आपकी मैंने कमजोरी निकाल ली। मैं दोहराता हूँ, आपने नहीं बोला अनकॉम्प्लिकेटेड सेक्शन, आपने नहीं बोला बेबीज का वेट, आपने नहीं बोला कि प्रेगनेंसी में इस तरह के, पहली प्रेगनेंसी में ये था, सेकंड में उसको ब्लड के साथ आयरन दिया गया या नहीं दिया गया, और फिर प्रेजेंट हिस्ट्री में आपने नहीं बोला कि उसका किक चार्ट मेंटेन उसने नहीं किया या किया, और वगैरह वगैरह। फिर मैं यहाँ पे खत्म करूँ। प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शंस हैं जी।
दो बातें उनके मतलब प्रेजेंट हिस्ट्री में बोलना बड़ा जरूरी हो गया। एक, she has no pain or tenderness in abdomen. She does not complain any tender spot or pain in the abdomen, or she did not have up till now ultrasound to find out placental location. ये अल्फाज बोलने थे आपने, क्योंकि प्रीवियस सेक्शंस के हर दफा के साथ प्लेसेंटा एक्रीटा का इंसिडेंस बढ़ता जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। जी सर। वो हमें कैसे पता चलेगा कि या एपीएच हुआ हो उसको, या फिर ये प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड पे लोकेशन की हो? आपने ये दोनों बातें नहीं बोली। इसका मतलब आपको फिक्र ही नहीं है कि ये पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया या एक्रीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आज की ये दूसरी टिप याद रखिए, जब पेशेंट प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो और प्रेजेंट हिस्ट्री में आपने बोलना है देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एपीएच एंड अल्ट्रासाउंड शोज प्लेसेंटल लोकेशन इन द अपर एब्डोमेन और शी नेवर हैड अल्ट्रासाउंड। ये अल्फाज हिस्ट्री में बोलने हैं आपने, ताकि एग्जामिनर को पता चले, आपको फिक्रमंदी है कि ये पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया और एक्रीटा तो नहीं है। जी सर। समझ गए? ये हिस्ट्री होना चाहिए था आपका। आपको आपने तो बॉदर ही नहीं किया, तो पास हिस्ट्री को आपने मतलब इस पे थोड़ा सा वो भी सही अल्फाज में नहीं जोर दिया कि इसको ब्लड प्रेशर नहीं था, ओजीटीटी इसका नहीं हुआ और इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोई नहीं है, इस तरह के अल्फाज बोले आपने प्रेजेंट हिस्ट्री में। हालांकि आप सीधा कह देते, सिर्फ इतना भी कह देते नो हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है सर, बता लेते। लेकिन अगर आप कहें कि ये 3-4 कॉम्प्लिकेशन जो कॉमन है, her blood pressure has been normal or it has never been checked, and she has no history of diabetes or she has no history of respiratory problem or cardiac problem, तो वो ठीक हो जाता। लेकिन मैंने काफी सारी आपकी हिस्ट्री को उधेड़ दिया। जी सर। आई एम सॉरी कि आपको बुरा लगा होगा मेरा। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, इसीलिए फिर यही फेल हुआ होगा ना केस मेरा, तो बस यही था मेरा लास्ट टाइम। मतलब मुझे तो आखिरी इम्तिहान लिए हो गए होंगे 20 साल, तो लेकिन मुझे अभी भी अंदाजा है कि एग्जामिनर क्या देख रहा है और आपको क्या कहना चाहिए। जी सर। सो टू सम इट अप, पास मैं फिर दोहराता हूँ, मुझे दोहराने में कोई वो नहीं होती। कई दफा आप लोग महसूस करते हो क्या बात, सुई फंस गई है एक जगह, बार बार छोटा आदमी है उसे सुई को घुमाते जा रहा है। नहीं सर। लेकिन ये बातें बड़ी जरूरी है। पास सेक्शन आपने अल्फाज बोलने हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन सेक्शन। फिर पास हिस्ट्री ऑफ IUGR और जो भी है वो उसमें अल्फाज बोलने हैं कि डिलीवरी ऐसे हुई और बेबी का वजन कितना था। IUGR तो बहुत दफा रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाता है, हम कहते हैं IUGR है लेकिन बच्चा बीच में से बिल्कुल ठीक ठाक 3 kg का और ठीक ठाक निकलता है। तो ये बहुत आम होता है हमारे साथ, तो इसलिए ये कहना बड़ा जरूरी। फिर दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी में है कि प्रीवियसली 1 या 2 या 3 सेक्शन हुए, आपने बोलना है, हिस्ट्री में बोलना है कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी पेन एब्डोमेन or no history of APH or ultrasound was carried out which showed placental location. इस एग्जामिनर को पता चलता है ये worried कि प्रीवियस सेक्शंस में प्रीविया भी हो सकता है, एक्रीटा भी हो सकता है। जी सर। और जब नो पेन एब्डोमेन, आप समझते हैं कि आप you're concerned कि प्रीवियस 3 सेक्शन के बाद डिस्टेंस ऑफ द स्कार हो सकती है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और रप्चर भी हो सकता है। तो
रह गया ये सब्जेक्टिव रिपोर्ट पेशेंट की कि मेरी मूवमेंट्स कम है। क्या बहुत दफा नहीं हुआ ये कि आप पेशेंट कहता है मेरी मूवमेंट कम है, आप उसका आजकल तो सीटीजी आ गया है करके कहते हैं ना अभी भी ठीक ठाक है, या उससे भी आगे बीपीपी आ गया। तो फिर हाँ, इसमें मैं वहां तक नहीं पहुंच सका था कि अब इस पेशेंट को रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स की मॉनिटरिंग आपने लफ्ज इस्तेमाल करने। आज का ये तीसरी टिप, जब पेशेंट को एडमिट करो आपने कहना है आई डू मैटरनल मॉनिटरिंग एंड फीटल मॉनिटरिंग। ये लफ्ज बोलना है, मॉनिटरिंग। और फिर मदर को कैसे मॉनिटर करोगे? मदर में मसले यही, चूंकि प्रीवियस 3 सेक्शंस हैं, हम पूछेंगे तुम्हें दर्द तो नहीं है, कोई एग्जामिन करेंगे, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, और उसका पल्स बीपी वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। तो और दूसरा बेबी का मॉनिटरिंग किक चार्ट बनवाएंगे, उसके सीटीजी करेंगे, उसके बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे, इफ नीड भी डॉपलर करेंगे। ये अल्फाज बोलने हैं एनी टाइम किसी चीज। ये अगर पेशेंट ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट है, दाखिल किया आपने ये अल्फाज बोलने हैं कि I'll admit the patient, चाहे किसी वजह से भी है, I'll admit the patient and do maternal monitoring and fetal monitoring. maternal monitoring में क्या, उसकी symptoms, उसके कोई साइंस या कोई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम जिसके लिए वो दाखिल हुई है। और लेकिन ये बोलना है I'll ask these questions, कोई दर्द है, कोई ब्लीडिंग है जिसके लिए भी दाखिल हुई, हेडेक है, क्या है, और एग्जामिन करूंगी ब्लड प्रेशर, पल्स और एब्डोमेन पे, और फिर ये टेस्ट करूंगी, अगर रिपीटेड ब्लीडिंग है, रिपीटेड हीमोग्लोबिन चेक करूंगी, और जो भी है अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी हर। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये गलत हो गया कुछ? नहीं सर, आ रही है आवाज। तो आप लोग तस्वीर चली गई आपकी सर, ये कोई तस्वीरें आने लगी एस्पायर कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट, ये आई एम सॉरी, मुझे कंप्यूटर से खेलना नहीं आता कोई खास। सर वो कैमरे को क्लिक करें, कैमरा कैमरे हो गया। जी कैमरे को क्लिक कैमरा ये नीचे दिया। आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं क्या कहने वाला था? सर मॉनिटरिंग आप बता रहे थे एडमिट करके। हाँ, वो तो मैंने बता दिया, मैटरनल मॉनिटरिंग एंड फेटल मॉनिटरिंग वो आप करेंगे, और उसमें हर एक में डॉपलर नहीं डाले, लेकिन बायोफिजिकल प्रोफाइल तक तो तकरीबन हर एक का कीजिए, कि तो वो ये करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको डिलीवर कब करोगे। डिलीवर करने के लिए बड़ा आसान हो गया। फिर अगर आपने ये कह दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन मैटरनल मॉनिटरिंग एंड fetal monitoring, if the fetus both are okay, I will deliver this patient because of previous 3 cesarean sections at let's say 37 weeks. और उससे पहले वो सारा प्रेपरेशन उसकी, रूलिंग आउट प्रेसेंट प्रीविया वगैरह वगैरह एंड काउंसलिंग एंड वो अल्फाज बोलिए। और फिर फाइनली आप बेबी का बोलिए। और इस पेशेंट में BTL बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि तीनों बच्चे क्या सेक्स है उनकी, और अपने मुल्क में सेक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों बेटियां हैं तो फिर वो पता नहीं BTL के लिए कंसेंट देती भी है कि नहीं देती, बट काउंसलिंग में BTL शामिल होना चाहिए इस पेशेंट का। मैंने तो खत्म कर दिया। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आप का पहला हक है, पूछिए, कुछ पूछना फिर आप दूसरों से मैं कहता हूँ। सर मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे केस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपने ना डिक्रीज फिटल मूवमेंट्स के क्वेश्चंस आपने इलेबोरेट नहीं किया इसको, कि डिक्रीज फिटल मूवमेंट्स के बारे में और पूछना चाहिए था। ये नहीं पूछना,
उसने डिक्रीज फिल्टर मूवमेंट बोला, लेकिन आप यहाँ पे उनका वो इतना शायद ना आपको फेल किया हो, क्योंकि आपने ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया है, डायबिटीज का ओजीटी का एक जिक्र किया है, रेस्पिरेटरी जिक्र किया है, और फिजिकल फाइंडिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप पहुंचे नहीं, लेकिन जो भी था वो हाइट ऑफ फंडस, अमाउंट ऑफ लाइकर, वो आप बोलती तो सर वो करस्पॉन्डिंग था हाँ, सारा कुछ ना। तो कह दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसीलिए वो इसका ये सारा जो है ना कि रिड्यूस फीटर मूवमेंट सब्जेक्टिव हो गई, ये इसमें ऐसे ही उसको महसूस हो रहा है, अदरवाइज बेबी इज ग्रोइंग ओके, जी बेबी इज ग्रोइंग ओके। सो वी नीड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस कि उसकी ओ रात को 3 दफा बच्चा हरकत किया सेक्शन कर दो, नहीं, वी विल नॉट, वी विल डू सेक्शन on the basis of maternal and fetal monitoring. जी सर। तो सर जो कार्डिफ काउंट टू 10 बताते हैं, कार्डिफ काउंट टू 10, सर इसमें भी तो हमने यही बताना होता ना कि 10 मूवमेंट्स कितनी देर में हुई हैं बच्चे को, बच्चे की फील। दोनों बातें भी सही है कि 10 मूवमेंट्स कितनी देर में हुई है। पुराने मेरे जमाने में कहते थे 1 घंटा, जी तो एक ही है, दोनों की बात एक ही है कि आप आइदर वॉच जब अनडिस्टर्ब्ड हो जिस वक्त दिन में 24 घंटे में, वो घंटा चूज कीजिए, 1 घंटे में वो काउंट कीजिए कितनी दफा चार किया, वो भी बात सही है। दूसरी बात, बच्चा 10 दफा कितनी देर में हरकत करता है, दोनों बातें एक सी, दोनों बातें एक सी। इट इज बेसिकली किक चार्ट। जी सर ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ। सर जैसे एग्जामिनर ने इनसे पूछा है कि एलैबोरेट क्वेश्चंस ऑफ द डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, तो और क्या क्वेश्चन करेंगे हम पेशेंट से ये 10 मूवमेंट्स के अलावा? बेसिकली आपने अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली व्हाट आर कॉजेज ऑफ IUGR? कॉजेज आर इन द मदर में मेडिकल प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम्स, और फिर कॉजेज इन द फीटस, कॉजेज इन एनी इन्वेस्टिगेशन। आपने इस तरह से ये अल्फाज नहीं बोले, लेकिन आपकी सोच ये हो, पहले आप मदर की कॉज बोले। आई आस्क whether there is any history of diabetes, any history of hypertension, or any history of intake of drugs, or any past history of malformed babies, or any oligohydramnic subjective size of the abdomen. फिर उसके बाद fetus, did she have any ultrasound which at 12 weeks, 20 weeks, ये अल्फाज बोलने, at 12 weeks, 20 weeks, जब को फट पता चल जाएगा what do you mean, तो उसके यानी नॉर्मली स्कैन उसका हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर इन्वेस्टिगेशन में कि जी रिलेटेड टू एनी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि नहीं हुई है, और फिर मॉनिटरिंग वाली बात जो मैंने अभी अभी की है, आप इस तरह से बोलेंगी। तो कि मैं रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स है, फर्स्ट आई टेक मैटरनल हिस्ट्री, देन फीटल हिस्ट्री, एंड देन हिस्ट्री ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। इस ऑर्डर में आपकी एक बात याद रखिए, जो भी आप सबने किताब पता नहीं 10-10, 20-20 दफा पढ़ी होगी, जो हेडिंग्स है ना किताब के, वो अपने माइंड में रजिस्टर कर लीजिए। माँ, बच्चा, टेस्ट। फिर जब आपसे कोई सवाल पूछे, पहले माँ के मुताबिक सोचो कि IUGR या रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स का माँ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स 2-3 मोटी मोटी बोली है, और फिर बेबी में कैसे पता चल सकता है, उसका स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ। फिर ये बातें बोल के फिर इन्वेस्टिगेशन, कोई स्पेशल के अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, BPP, ये ऐसे अल्फाज बोलिए, तो आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। बस पूछो ना यार कुछ। सर एक और क्वेश्चन मैंने पूछना था
सर ये जो बच्चों के उन्होंने एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि आपने इन बच्चों की अब क्या एजेस हैं, एक बच्चा 7 इयर्स का है, एक 5 का है और एक 2 साल का है बच्चा, हाँ तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि इनके ग्रोथ माइलस्टोन्स ठीक हैं कि नहीं, यानी अब बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ये भी जब उन्होंने मुझसे। जब बात यहाँ तक पहुंच जाए ना तो इसका मतलब आप फेल हो, वो समझ लो आप फेल। भाई इस बात का क्या रेलेवेंस है? जी सर। तो जो बच्चा IUGR पैदा होता है क्या वो हमेशा के लिए IUGR ही रह जाता है? तो मतलब ये तो है, तो बात में से बाल की खाल उतारने वाली बात है। कि मैंने कहा ना कि अगर आपने ये पूछ लिया तो उनका वजन एट बर्थ कितना था, आपने जी ठीक सर। बहुत कुछ कह दिया। जी उसके बाद फिर ज़ाहिर है नियोनेट से वो इन्फेंट बनता है, इन्फेंट से एडल्ट बनता है। तो जिसकी जो बच्चे इंक्यूबेटर में पलते हैं क्या सारे मेंटली रिटार्डेड होते हैं? सबको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसका मतलब यही था कि वेदर दे आर ग्रोइंग नॉर्मली और नॉट, वो बर्थ रिलेटेड ही होता। जी जी सर। और सर हमने एवरेज वेट 2.5 तक रखना है ना हेल्दी बच्चे का? हाँ दैट्स गुड इनफ। इससे कम होगा तो हमने सोचना है ना कि आपने इस तरह से पूछा है बहुत ही, तो आप ये कह सकते हैं तो वेदर ये भी पूछ लीजिए फिर, वेदर द बेबी नीडेड स्पेशल इंटेंसिव केयर और नॉट। ठीक है। अगर उसको स्पेशल इंटेंसिव केयर नहीं हुई तो बस कुछ ठीक है, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है। अच्छे वजन का बच्चा एपगार स्कोर 4 नहीं हो सकता उसका? बिल्कुल सर, हो सकता है। चल ठीक है। सर केक काउंट मॉनिटर करने के कितने और प्रोसीजर है, मतलब ये एक तो उसको 10 से 12 हो गई। हाँ तो वो आज 2 घंटे में हुई 10 मूवमेंट्स तो अनइम्पोर्टेंट है। वो अगले दिन कितनी देर में हुई, अगले दिन कितनी, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग और स्टेइंग द सेम, ये इम्पोर्टेंट है। किक चार्ट में एक केजी हो आज 5 दफा हरकत हुआ, बहुत कम है। 2 घंटे में 5 दफा हरकत हुआ, ये तो बहुत कम है ना। तो उसको कहेंगे जी मैं उसकी ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, हमारी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग है वो करूंगी। डोंट एक्ट ओनली ऑन दिस कि किक चार्ट 5 दफा बच्चा हरकत किया 2 घंटे में ना। आप दैट इज एन इंडिकेशन फॉर मॉनिटरिंग द बेबी। मॉनिटरिंग का मैंने बार बार आपको बोला है, आपने ये बोलना। ठीक है। हाँ जी। और सर मैं मेरा पूछने का मतलब ये था कि कट ऑफ हमने टर्म का जो बेबी लेना है 2.5 केजी कट ऑफ नहीं कि ये 2.5 केजी से कम है तो वो लफ्ज मॉनिटरिंग, मैं फीटल मॉनिटरिंग करूंगी अगले बच्चों की या इस बच्चे। ओके ठीक है। इसी तरह आपको कह दिया ओलिगोहाइड्रोमियास, डोंट एक्ट ऑन दैट। हेलो एक एग्जामिनर कहती है जी ओलिगोहाइड्रोमियास क्या करोगी बच्चे, कहो जी मैं फीटल मॉनिटरिंग करूंगी। कैसे करोगी? वो ये 4-5 बातें बोलूंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि सपोज अगर हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं डिक्रीज फीटल मूवमेंट की कंप्लेन के साथ जो आई होती है और हम मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, CTG अगर नॉर्मल हो और स्कैन भी नॉर्मल हो लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को प्रोग्रेसिवली मतलब एक दिन के कंपेयर में दूसरे में डिक्रीज फीटल मूवमेंट हो तो क्या हम उसके ऊपर कोई डिसीजन फिर लेंगे? ना बिल्कुल। ये किक चार्ट इज सब्जेक्टिव बाबा, उसमें साइंस तो है नहीं है। आपके पास 2 मरीज हैं, एक का बच्चा ओवर एक्टिव है, ये तो फुटबॉल खेलता है, दूसरा कहती है कि सुता पे हरकतें नहीं करता, डजंट मैटर। दोनों में आपने कहना है मैं मॉनिटरिंग करूंगी। मॉनिटरिंग इज द साइंटिफिक एक्शन। ओके सर, ओके। को बिल्कुल नहीं कहना बेबी बहुत कम हरकत कर रहा है, कह जी मैं मॉनिटरिंग करूँ। वो मॉनिटरिंग में पहले सीखती है, डेली है, हफ्ते में 2 दफा, फिर आगे डॉपलर है, वो हर एक का नहीं, जब भी हो 20 वीक्स पे 24 वीक्स पे कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी वगैरह, तो वो बातें आनी चाहिए। लेकिन
आपने एक्शन आपका होगा डिसीजन बाय मॉनिटरिंग। सर वो तो अल्टीमेटली डॉपलर पे इमीडिएटली वहाँ ऑपरेशन एग्जामिनेशन हॉल में तो उसका सेक्शन नहीं ना होना, और जाएगी वार्ड में, वहाँ मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। अगर उसकी वो सीटीजी की जो आपके फिर बातें वो पूछते हैं कि रेट क्या होना चाहिए, बीट टू बीट वेरिएशन होनी चाहिए, और मिनिमम डिप कितनी होनी चाहिए, वो यू टाइप है, वी टाइप है, वो सीटीजी डिस्कस होगी, वो बातें आपको आनी चाहिए। और फिर इसी तरह बीपीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल होता क्या है, 10 में क्या क्या 5 आइटम है जिनके 2-2 नंबर दिए जाते हैं, और जब 8 हो जाए तो फिर क्या होगा, 6 हो जाए तो फिर क्या होगा, ये बातें आपको आनी चाहिए। और फिर इसी तरह डॉपलर में अम्बिलिकल आर्टरी का कब करेंगे, यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर कब करेंगे, और फिर इफ नीड भी कॉर्डोसेंट्रिसिस उसमें क्या क्या देखेंगे। ये आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो पूरा 1 घंटे का ये लेक्चर है कि फीटल मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। आज तो हम हेडिंग ही बोल रहे हैं। फीटल मॉनिटरिंग इज किक चार्ट, सीटीजी, बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड इफ नीड बी डॉपलर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे ये इसकी पेशेंट की हिस्ट्री में सर एब्रप्शन और पीप्रोम का भी पूछेंगे ना? क्या जी? सर इसकी हिस्ट्री में एब्रप्शन और पीप्रोम का भी पूछेंगे ना? ना इसमें एब्रप्शन एपीएच पूछा जा सकता है। जी सर एपीएच, हिस्ट्री ऑफ एनी ब्लीडिंग पर वजाइन ये पूछेंगे, क्योंकि चीज प्रीवियस 3 सेक्शन, हर सेक्शन के बाद प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। और सर सिर्फ इसमें ट्यूबल लाइगेशन के लिए काउंसिल करेंगे, अदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन नहीं करेंगे? ये वो नहीं, इसमें मैंने कभी बोला ना कि इसके 3 बच्चे इन्होंने पूछा नहीं, शुरू में मैंने बोला उनकी सेक्स पूछिए, चूंकि अपने मुल्क में सेक्स इज इम्पोर्टेंट, बाहर के मुल्कों में बड़ा आप पूछ लें तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेक्स इज अनइम्पोर्टेंट। 3 बेटियां हैं तो फिर क्या हुआ, तो लेकिन यहाँ पे अगर दोनों सेक्स के बच्चे हैं तो फिर पूछेंगे ये चौथा हो रहा है, आप बीटीएल करवाना चाहती हैं कि नहीं, दैट विल बी फर्स्ट चॉइस। और अगर वो कहती है नहीं करवाना चाहती, फिर आप पोस्ट पार्टम आईयूडी रख देंगे, वहां से शुरू कीजिए, फिर आगे जो भी अदर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन है वो आपको जरा अच्छी तरह आने चाहिए, वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी फरमाइए। सर ओवर एक्टिव बेबी मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है? क्या जी? सर ओवर एक्टिव हो बेबी की मूवमेंट तो वो क्या इंडिकेशन है? कुछ भी नहीं, नॉट आई नो ऑफ। आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं पता। सर नहीं पता तो इसलिए पूछ मुझे भी नहीं पता, डजंट मैटर। वो कंसिस्टेंटली ओवर एक्टिव रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी ओवर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है टू लो एक्टिविटी, वो इंडिकेशन है। तभी किक चार्ट का मतलब है डेली मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर डेली उतनी ही रहती हैं तो दैट डजंट मैटर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा भी सर लास्ट क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा जो केस आया था। क्या जी? आपका केस, पूरा केस डिस्कस नहीं करेंगे, आप कोई सवाल पूछना चाहते? नहीं सर, मेरे एग्जाम में यही सिनेरियो था कि पेशेंट को ना 1 डे से डिक्रीज फीटल मूवमेंट थी, और मैंने इसकी सारी जो हिस्ट्री में ये सारे कॉजेज रूल आउट कर लिए थे, कोई कॉज नहीं पड़ा था। मतलब वो वेल बुक्ड थी, रेगुलर एंटीनेटल थे, हर बार इसकी इन्वेस्टिगेशंस ठीक थी, ब्लड प्रेशर, रैंडम शुगर सब कुछ नॉर्मल आया हुआ था। और सर जब मैंने इसकी मतलब जेस्टेशनल एज काउंट की, वो 38 वीक्स 5 डेज थी, और सर मतलब पीए पे वो 36 वीक थी। और सर जब मतलब लाइकर भी मुझे एडिक्वेट लगा था, और फिर मैंने उससे सारी ये पूछा था कि आपका यहाँ पे मैटरनल और फीटल जो भी मतलब थे इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे जो मॉनिटरिंग हुई थी वो भी नॉर्मल आई थी अब तक, और एग्जामिनर्स के पास सिर्फ उसका अल्ट्रासाउंड था और कोई भी उसकी और इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी। तो सर जब मैंने मतलब
मुझे जब मैंने बीपी चेक किया तो इस बार जो मुझे मिला, मैंने एक बार चेक किया वो 160/100 मिला, फिर मैंने सर 10 मिनट के बाद फिर चेक किया वो 160/100 था, मतलब एट द टाइम। जी आप बस की ये बोलना कि कुछ। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई कहे यस। यस सर, आपकी शायद उनका हमें तो आ इंटरनेट रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। वो जो बोल रही थी उसकी आवाज बंद हो गई। आप बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, ये एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि अगर आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस रख रही हैं प्रीवियस 3 पेशेंट में ना, तो क्या क्या प्रीवियस 3 के हिसाब से क्या स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ओ जी अच्छा मतलब ये आप कंट्रासेप्शन में चली गई कि जी प्रीवियस सेक्शन इज कंट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी, इसकी बहस होगी। मेरा previous section is no contraindication for insertion of postprandial IUD. सर मैंने भी यही कहा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन बताएं, आप कौन सी स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? नंबर 1 एक्सपल्शन। सर मैंने ये सारी बताई थी उन्हें, वो कह रही थी कि प्रीवियस 3 से रिलेटेड बताएं आप। हाँ वो कह रही थी कि प्रीवियस 3 से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बताएं। प्रीवियस 3 में तो वो आई डोंट नो स्पेसिफिक इंसर्शन के वक्त हो जाती है परफोरेशन, लेकिन अगर आप ऊपर से डाल रहे हैं फिर क्या परफोरेशन होगी? जी सर मैंने भी यही कहा था उनको, लेकिन वो ये बार बार यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। फिर क्या मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया उनका। मैं आपकी बात को इस तरह से दोहराऊंगा कि आप फिर अगली दफा पढ़ के यही पोस्टमार्टम आईयूडी की कॉम्प्लिकेशन at the time of insertion and immediate postpartum period and late, ये मुझे बताइए। मुझे तो यही आता है कि अगर IUD नॉन प्रेग्नेंट में रखो प्रीवियस सेक्शन में कंट्राइंडिकेटेड इसलिए कि you might perforate the scar, इसलिए नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम में तो सर्विक्स इज सो वाइड ओपन और आप इतना आसानी से उसको रख देते हो, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई और है तो अगली दफा मुझे आप मिसवा भी आपकी ड्यूटी लग गई, पढ़ के बताएंगे या पूछ के बताएंगे। चलें खत्म होगी मेरा ख्याल है। सर ये मेरा क्वेश्चन जो था वो हाफ में रह गया था, ये डॉक्टर दीपा ने फिर आईसीडी वाला पूछा था क्वेश्चन। अच्छा चलो तो देखे जी, मेरे सरदार दोस्त है जो इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में, उनकी बेटी का नाम है दीपा। मुझे तो वो बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। वो हमारी बेटियों की तरह। चले, ऑल द बेस्ट, फिर इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे को मुलाकात। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।